नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, सिनेमा से जुड़ी शख्सियतों के बारे में, कहानियों के बारे में, गीत संगीत के बारे में। क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा के बारे में लगातार सिलसिलेवार बातचीत होते रहना जरूरी है। आज इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के या कहूँ कि भारतीय सिनेमा के एक बहुत अ, एक ऐसे निर्देशक के बारे में जिनका काम कालजयी हो चुका है। हम बात कर रहे हैं गुरदत्त की। गुरदत्त की जन्म शताब्दी चल रही है। उनका जन्म 1925 में हुआ था, लेकिन चूंकि जुलाई के महीने से उनकी जन्म शताब्दी शुरू हो चुकी है, इसलिए हम उस जन्म शताब्दी के तहत आज गुरदत्त के काम पर बात करने वाले हैं। खास तौर से उनकी 3 फ़िल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने कि उनको हिंदी सिनेमा के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में, दुनिया के सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया। ये 3 फ़िल्में हैं प्यासा, कागज के फूल और साहब बीवी और गुलाम। इन 3 फ़िल्मों के ज़रिए गुरदत्त ने किस तरह का सिनेमा रचा है और वो फ़िल्में आज भी इतनी पॉपुलर, इतनी मकबूल क्यों हैं? क्यों उनको क्लासिक्स का दर्जा हासिल है? क्यों वो फ़िल्में ऐसी हैं कि जिनको दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़िल्मों में गिना जाता है। प्यासा को पूरे विश्व की सबसे महान सार्वकालिक 100 फ़िल्मों में शामिल किया जा चुका है। तो क्या ख़ास बात है गुरदत्त की उन 3 फ़िल्मों की? क्योंकि गुरदत्त ने बहुत सारा काम किया है। एक्टर के तौर पर, निर्देशक के तौर पर, लेखक के तौर पर, निर्माता के तौर पर बहुत सारा काम किया है। लेकिन ये 3 फ़िल्में जो हैं, ख़ास तौर से गुरदत्त के गुज़र जाने के इतने वक़्त के बाद भी उनकी चमक को लगातार न सिर्फ़ बनाए हुए हैं, बल्कि उसको और बढ़ाती जा रही हैं। हिंदी सिनेमा की स्टडी के सिलसिले में जहाँ कहीं भी दुनिया में हिंदी सिनेमा पढ़ाया जाता है, जहाँ कहीं भी हिंदी सिनेमा का ज़िक्र होता है, वहाँ गुरदत्त का ज़िक्र होता है, और जहाँ गुरदत्त का ज़िक्र होता है, वहाँ प्यासा की बात आती है, कागज़ के फूल की बात आती है और साहब बीवी और गुलाम की बात आती है। तो इन 3 फ़िल्मों के ज़रिए हम गुरदत्त के सिनेमा को समझने की कोशिश करेंगे। हम बार-बार गुरदत्त के सिनेमा की तरफ या और उनके जैसे तमाम महान फ़िल्मकारों की तरफ लौटते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं, जो सचमुच गंभीर सिनेमा को पसंद करते हैं और गंभीर सिनेमा के बारे में जानने-समझने में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी समझ को कुछ और बार-बार कुछ नई चीज़ें, कुछ नए आयाम, कुछ नए विश्लेषण, कोई नई जो है वो सोच उसमें जुड़ सके। तो आज उसी कड़ी में हम च ज गुरदत्त के सिनेमा पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह कुछ बहुत विद्वान लोग मौजूद हैं, जो कि सिनेमा के जानकार हैं, जिन्होंने सिनेमा को समझने, समझाने में, पढ़ने-पढ़ाने में अपना समय खपाया है। मेरे साथ हैं जबरीमल पारख साहब, जो कि बहुत जाने-माने फ़िल्म विश्लेषक हैं, सिनेमा के बहुत गंभीर अध्येता हैं। पिछले 4 दशकों से भी ज़्यादा समय से लगातार सिनेमा पर लिख पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। संजीत नार्वेकर साहब हैं हमारे साथ, मुंबई से जुड़े हैं। बहुत जाने-माने विश्लेषक तो हैं ही, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, किशोर कुमार के बारे में, मधुबाला के बारे में और मराठी सिनेमा के बारे में बहुत विशद अध्ययन है। शांताराम पर बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जितेंद्र पटेल साहब हैं, प्रोफ़ेसर हैं, हिंदी सिनेमा, भारतीय सिनेमा के बारे में लगातार अध्ययन करते रहते हैं और सिनेमा से जुड़ी चर्चाओं में निरंतर भागीदारी लेते रहते हैं। हमारे साथ मैथिली राव जी हैं, जो कि बहुत जानी-मानी क्रिटिक हैं, बहुत जानी-मानी फ़िल्म एनालिस्ट हैं, स्कॉलर हैं और कई सारी किताबें लिख चुकी हैं भारतीय सिनेमा के बारे में, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी में बहुत लिखती हैं। आपका स्वागत है मैथिली जी। मेरे साथ शीबा असलम फ़ेमी साहिबा भी हैं, जो कि शीबा जी जानी-मानी टिप्पणीकार हैं, क्रिटिक हैं और सांस्कृतिक, सामाजिक विषयों पर लगातार लिखती रहती हैं। एक किंतु परंतु के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और हमारे कार्यक्रमों में लगातार शरीक होती हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। शीबा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूँ। आज बहुत दिनों बाद आप आई हैं हमारे कार्यक्रम में, तो आज आपसे शुरुआत करते हैं कि जिन 3 फ़िल्मों का ज़िक्र हमने किया, वैसे तो गुरदत्त के सिनेमा पर लगातार हम बात करते रहे हैं, पहले भी हमने की है और गुरदत्त की जो पूरी एक कहना चाहिए जो भी उनका काम है, उसके बारे में हमने विस्तार से बात की। लेकिन आज हम इन 3 फ़िल्मों के बारे में इसलिए बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम समझना चाहते हैं, प्यासा, कागज़ के फूल और साहब बीबी और गुलाम में ऐसा क्या ख़ास है, जो कि आज भी आज का जो दर्शक है, उसको भी वो फ़िल्में अपील करती हैं। उनमें ऐसी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उसमें ऐसा टेक्निकल चीज़ है, क्या कहानी है, क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में। और आप ये भी कि आप इन तीनों में से किस फ़िल्म के बारे में सबसे ज़्यादा बात करना चाहेंगी, या एक साथ तीनों फ़िल्मों के बारे में बात करेंगी, या टुकड़ों-टुकड़ों में हम इन 3 फ़िल्मों के बारे में आपसे सुनेंगे? जी, शिवा जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, शिवा जी।
जी, माज़रत। मुझे सबसे अहम बात इन फ़िल्मों के बारे में लगती है कि जो इसमें संबंध हैं, वो स्ट्रेट नहीं हैं। इसमें जो अच्छे और बुरे का सवाल है, वो ग्रे एरियाज़ में है। तो जो मुख्य कलाकार हैं इन सभी फ़िल्मों में, उसमें आप देखें जो स्त्री-पुरुष के संबंध हैं, उसको लेकर के उन्होंने अपने वक़्त से आगे की बात की है। सदियों से पर-पुरुष या पर-स्त्री गमन जैसी कोई बात समाज में रही है। लेकिन बौद्धिक तौर पे किसी और इंसान से जुड़ जाना और उसमें चाहे समाज की बंदिशें हों और चाहे हालात की बंदिशें हों, उसके बावजूद ये जो तालमेल बैठ जाता है, जिसको हम ज़हनी तालमेल कह सकते हैं, ज़हनी मेंटल कंपेनियनशिप कह सकते हैं, इसकी ज़रूरत को उभारने वाली ये तीनों फ़िल्में हैं। मेरे ख़्याल से अगर आप देखें जो उनका रिलेशनशिप है, यहाँ पर मुझे एक फ़िलॉसफ़र नीत्शे, फ्रेडरिक नीत्शे भी याद आते हैं और उनका जी भी एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप है फीमेल्स के साथ में। गुरुदत्त का उस तरह का तल्ख़ नहीं है, लेकिन जो रिश्ते उन्होंने बनाए हैं, उनसे ज़्यादा उनको बाहर के रिश्तों में मिला है। तो अपने क्राफ्ट के हिसाब से ये फ़िल्में बहुत अहम हैं, अपने संगीत के हिसाब से, लाइट वर्क के हिसाब से, कैमरा वर्क के हिसाब से बहुत अहम है, लेकिन अपने विषय को लेकर के ये उस दौर में ये वो बात कह रही थी जिसके लिए शायद समाज या तो तैयार नहीं था, और अगर तैयार था तो वो खुल के बात करना नहीं चाहता था। आजकल जिस तरह के कंपेनियनशिप की बात हो रही है और कानून बन रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं, इसके बावजूद आपका रिश्ता कहीं और हो सकता है और उस रिश्ते को लेकर के आपके ऊपर कोई आक्षेप या क्रिमिनल एक्ट नहीं लगेगा। आप ये तीनों फ़िल्मों में मुझे लगता है जो मैन वुमन रिलेशनशिप है, उसको उन्होंने अपने वक़्त से पहले पहचाना था और यही सबसे ज़्यादा अहम बात मुझे इन तीनों में नज़र आती है। जब मैं तीनों को एक साथ रख कर के देखती हूँ, तो मुझे यही बात नज़र आती है कि जो मेंटल कंपेनियनशिप है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, दैट इज़ अंडरलाइन्ड इन अ वेरी सीरियस वे, और उसमें कहीं भी छिछलापन नहीं है, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये भोग के लिए है, लेकिन ये दूसरी तरह का योग है। जी। बहुत शुक्रिया शिवा जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट भी कहूँगा और बहुत दिलचस्प नुक्ता निकाला है। ये जो मैन वुमन रिलेशनशिप है गुरुदत्त के सिनेमा में, खास तौर से इन 3 फ़िल्मों के संदर्भ में आपने जो 3 फ़िल्मों का ज़िक्र किया और जिस तरह से इसमें इनमें जो है रिश्तों को व्याख्यायित किया गया, उनके बारे में बात की और उस पर हम आगे भी बात करेंगे। मैथिली जी, आपके पास आता हूँ। जो बात शिवा जी ने जहाँ से शुरुआत की है, आपसे मैं समझना चाहूँगा कि ये जो 3 फ़िल्में हैं, कागज़ के फूल जो सुपर फ्लॉप कही गई और साहब बीबी और गुलाम बहुत कामयाब हो गई और प्यासा ने एक अलग तरह का की मकबूलियत हासिल की, उसको क्लासिक्स में शुमार किया जाता है बाकी दोनों फ़िल्मों के साथ-साथ, लेकिन उसमें एक किस्म का पॉलिटिकल कमेंट भी है प्यासा में, जो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तीखा कमेंट है और उसमें साहिर लुधियानवी का की शायरी का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा इन 3 फ़िल्मों के बारे में आपके इंप्रेशंस क्या हैं और क्यों आपको लगता है कि ये तीनों फ़िल्में जो हैं, वो क्लासिक्स का दर्जा पा चुकी हैं? ये शिवाजी जैसे ने कहा कि मैन वुमन रिलेशनशिप्स, उसके साथ में और एक भी डीप इमोशनल कंटेंट जो है ये सिनेमा में, जो पैशन बोलते हैं ना, कि सुपरफिशियल ट्रीटमेंट नहीं है रिलेशनशिप्स का, इमोशनल बॉन्डिंग का। वो तो बहुत देयर इज दैट, वो पैशन जो है जो बहुत उसके अंदर से आती है, उसकी मैं आई कॉल हिम ए पोएट ऑफ पेन एंड एंग्स्ट। तो क्या उसकी फिल्म एक काव्यात्मक है, उसमें दर्द और रिश्तों की दर्द जो सफल नहीं होते हैं वो उभर कर आती है। वो जो पैशन है वो किसी जमाने में कितने साल के बाद भी वो तो अगर वो अंदर से आती है, कभी भी रूह को टच करती है। उसका सर्कमस्टेंसेस जब भी का पॉलिटिकल माहौल कैसा भी हो, कि अगर प्यासा में देखे तो इट वाज स्टिल वो नेहरूवियन डिसोल्यूशनमेंट की आजादी के बाद, जिसे नाज है हिंद पर, वो दाए के ना साहिर लुधियानवी का जो कहाँ हैं? वो जिन्हें नाज़ है इन पर वो कहाँ हैं? ओ जिन्हें नाद है पिन, मतलब इतनी हिंद सारी, पर। इतनी डिसोल्यूशनमेंट, इतनी सारी समाज के ऊपर उसकी आक्रोश, वो कभी अभी तक मुझे कोई हिंदी फिल्म में दिखाई नहीं दी है जो ये फिल्म में आती है। और इसमें जो इमेज और
words and that passion and certain romanticism भी है इसमें कि ना जब आखिर में जब भी वो क्राइस्ट लाइक फिगर जो आती है, वो जो कि अपने आप को उसने इस दुनिया से अलग करके जितने आखिर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, दैट वेरी वेरी पावरफुल इमेज कि उसकी लाइटिंग जो है अद्भुत है वीके मूर्ति का, जो ऊपर बालकनी में ये ऐसा हाथ फैला के पीछे से लाइटिंग होके लगता है कि क्राइस्ट ऑन द क्रूसिफिक्स, और उसका जिक्र पहले ही आती है जब भी एक जाने वो कैसे लोग थे जिनके, वो जब गाना चल रहा है एक पार्टी में, उसमें भी बुक केसेस के अगेंस्ट रख के उसकी एक झलक पहले से भी कि ये जो डिस्पेयर है, इतनी सारी उसकी दर्द है, वो कभी भी दुनिया को छोड़ के जाने वाली जैसी है, उसकी झलक पहले दिखती है। आखिर में वो तो साथ में गुलाब के साथ चले जाते हैं। और ये जो है ना कि जो पहली उसकी माशुका है जो दूसरी पब्लिशर से शादी कर लेती है, माला सिन्हा, तो उसके साथ के गाने आप अगर देखिए तो वो बहुत ट्रेडिशनल है, हम आपकी आंखों में, वो जो एस्पिरेशनल जैसा, अगर आप उसका सिनेमाटोग्राफी देखिए तो वो सीडी के ऊपर चलते हैं, वो जब भी फिल्मिंग होती है तो उसमें कि इतनी थोड़ा क्या कि सब अच्छा जा रहा है, सब कि एक्सटेसी के तरफ बढ़ रहे हैं, तो छेड़छाड़ भी, मतलब थोड़ा मिस्चिफ फ्लर्टेशन भी है, मगर उसमें इतनी प्यार है, तो वो फिल्मिंग उसका बहुत अलग टाइप का है। अब आप अगर दूसरे फिल्म्स के साथ, सॉन्ग्स के साथ देखें तो उसका एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ फिल्म पिक्चराइजिंग, बाकी सब की जैसे इतनी सारी कमेंट ऑन सोसाइटी जैसा है, तो ये तो एक पोएटिक स्टेटमेंट जैसी हो तो फिल्म में। और इसके बाद ना मुझे कभी भी गुरुदत्त के फिल्म्स ये तीनों देखे तो ये एक लाइन जॉन कीट्स की याद आती है, बोलते हाफ इन लव विथ ईजफुल डेथ, एक ओट नाइटिंगेल की मौत से उसे मोहब्बत हो रहे, आधा मोहब्बत हो गई है कि मौत से, कि ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ कि दुनिया को छोड़ के कहीं चले जाना, वो आपको इस फिल्म में दिखेगी। और इसमें कागज के फूल जब भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, अभी तो वो कल्ट फिल्म है, मुझे तो वो उसकी सिनेमाटोग्राफी और पहले देखे तो वो हॉलीवुड जैसी है कि सक्सेसफुल डायरेक्टर, थिएटर में लोगों की भीड़, फैंस की भीड़, वो जो उसमें उसकी अंदाज जैसा है कि एक वेरी सक्सेसफुल, जैसे वेरी हॉलीवुड काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग है। और बाद में वो फिल्म में देखे तो मुझे थोड़ा वो इसका डीप फोकस ऑफ सिटीजन केन की वो नजर आती है थोड़ी शॉट्स में। मैं मतलब आजकल नहीं देखी हूँ, मगर मेरे जहन में ये बैठ गया है कि सर्टेन सीन्स ऑफ वीके मूर्ति इन्फ्लुएंस बाय दैट डीप फोकस ऑफ ये फिल्म का। और बाद में बात करूंगी कि जो साहिब बीबी गुलाम का एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाया मीना कुमारी की छोटी बहू का, उसके बारे में बात नहीं, तो आइकॉनिक जैसी ये पहली ये है जो ट्रेजेडी, एक ट्रैजिक वुमन की पोर्ट्रेयल, नहीं तो हमारे यहाँ स्टॉइसिज्म मतलब सब बर्दाश्त करने की शक्ति जैसा मदर इंडिया में है, उसको तो हम उसको ट्रेजेडी नहीं, ये तो ये है दुनिया में हम आएंगे तो जीना ही पड़ेगा, वो जो उसका वो जो फिलॉसफी है उसमें। और अगर आप वो फिलॉसफी छोटी बहू के साथ उसकी जो ख्वाहिश है, उसकी जो जिंदगी जाती है, वो तो बहुत अलग है, वो क्योंकि अपने लिए जीना चाहती है, सोसाइटी के लिए नहीं। वो एक बहुत फर्क है जिसने
इंडियन सिनेमा में ही मुझे लगता है ये जो आर्किटाइप, मदर, सब सफरिंग, सब स्टॉइक, उससे ज्यादा जाके अपने लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए जीने वाली औरत की तस्वीर जो पेश किया है वो सबसे थोड़ा अलग है, वो रेवोल्यूशनरी भी बहुत है। अच्छी बात आपने कही है और यकीनन इस पर हम आगे जरा विस्तार से बात करेंगे डिटेल में। मैं हितेंद्र जी आपके पास आता हूँ। जो बात शिवा जी और मैथिली जी ने की है उसमें आपकी जो आपके जो इम्प्रेशन इन तीनों फिल्मों के बारे में, और तीनों में से कौन सी फिल्म, जैसे कि शिवा जी ने जो बात कही मैन वुमन रिलेशनशिप की बात, और उसको किस तरीके से मैथिली जी ने कहाँ ला करके, जैसे साहब बीवी गुलाम में जो है एक औरत की ख्वाहिश पर लाके जोड़ा कि उससे पहले जो था वो सब बर्दाश्त करने वाला मामला था, लेकिन ये फिल्म जो है किस्म से एक वाटरशेड मोमेंट क्रिएट करती है। आपका क्या इंप्रेशन है गुरुदत्त के सिनेमा के बारे में इन तीन फिल्मों को उदाहरण मानते हुए, क्या कहेंगे आप हितेंद्र जी? सबसे पहले शिवा जी ने और मैथिली जी ने जो दोनों पॉइंट उठाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये मैन वुमन रिलेशनशिप के बारे में जो बात शिवा जी ने कही है वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, और इस अर्थ में गुरुदत्त थोड़े आगे के फिल्म मेकर है। और मैत्री जी ने मेरी बात, मुझे मेरे मन की बात कह दी जब वो उन्होंने सिटीजन केन को याद किया है, और सिटीजन केन में जब वो जो आर्टिस्ट है, जब वो जो प्रोटैगनिस्ट है वो जब मरता है तो उसके मरने के पहले वो रोज बड का उच्चारण करता है और वो फिर वो दुनिया से चला जाता है। और पूरी फिल्म जो है वो उसकी तलाश है कि वो जो सफल आदमी है, कंट्रोवर्शियल आदमी है, मीडिया बैरन है, उसके जीवन के जो बहुत सारे हिस्से हैं वो कैसे खुलते हैं, और क्लासिक फिल्म इस अर्थ में भी है। मुझे इन तीनों फिल्मों में को लेकर के एक साथ बात करने की जरूरत पर का पॉइंट मुझे मिलता है। एक तो पहली बात ये है कि ये आजादी के बाद के 10, 12, 15 सालों का जो भारतीय मानस है, शिक्षित है, जो चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, भीतर से बहुत कोमल हृदय है, और रचनात्मकता के साथ जिस मीडियम में रहे वहां बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है, और उसकी एक छटपटाहट, एक कश्मकश उसके भीतर है। इस तरह की मानसिकता से जुड़ी हुई ये तीनों फिल्में लगती हैं। मुझे 2-3 बातें कहनी है इस संदर्भ में बहुत संक्षेप में, क्योंकि हम लोग दोबारा इस पर लौटेंगे। एक तो है कि ये खास तरह की बंगाली मानसिकता जो है गुरुदत्त पे हावी रही। उनका बड़ा हिस्सा बचपन का वो बंगाल में बीता था, और वो ऑब्सेस्ड रहे हैं कुछ अर्थों में। वो बंगाली ही थे भीतर से, और ये ऑब्सेशन जो उनका रहा है बंगाल के प्रति, उसमें काव्यात्मकता है, उसमें रोमांटिसिज्म है, उसमें ये भाव भी है कि एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, लेकिन या बिछड़े सभी बारी बारी, इस तरह की चीजें बंगाल में साहित्य में भी मिलती हैं। जुड़ाव जो है वो पूरा नहीं होता है, और वो जो जुड़ाव है उस जुड़ाव के साथ एक सहयोगी जुड़ाव जो है वो जरूरी होता है इस तरह के लोगों के दिमाग में। इसलिए सबसे अधिक जिसको हम लोग कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और डीप सेंस में, मतलब बड़ी अच्छी बात कही सुबह शिवा जी ने कि ये जो रिलेशनशिप है ये लेकिन डीप है, ये कोई बहुत शैलो किस्म का मामला नहीं है। इस पर सबसे अधिक बंगाल में आपको साहित्य मिलेगा, उसमें फिल्में मिलेंगी, और इसकी एक समझदारी है बंगाल में। इसको वो हिंदी में जब ले आए तो उसमें कई तरह के तनाव दिखते हैं, और ये तीनों फिल्में वो जो संवेदनशील, अति संवेदनशील, रचनात्मक मस्तिष्क की कश्मकश को समझने के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये वो दिमाग नहीं है जो दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, महबूब खान वाला मामला नहीं है। ये एक बहुत ही अलग किस्म का, एक नागरिक बोध का, एक अर्बन, कॉस्मोपॉलिटन, वेस्टर्नाइज्ड, मॉडर्न
मैन के एंग्विश को दर्शाती हुई फिल्में हैं। हालाँकि साहब बीवी गुलाम में अगर बातचीत आगे बढ़ी तो मैं कहूँगा कि वो चीज़ें जो हैं वो थोड़े दूसरे स्तर पे जाती हैं, इतिहास में जाती हैं, फ्यूडलिज़्म्स में जाती हैं। मैन वुमन रिलेशनशिप की तो बात है ही है। इन तीनों को मैं मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण फ़िल्में हैं और इन फ़िल्मों की जैसी गहरी व्याख्या होनी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई है। मुझे बार-बार ये कहने का मन करता है कि हमारी फ़िल्मों के पास बहुत बहुत लेयर्ड एक अंडरस्टैंडिंग है इन माइंड्स की, जो जिस तरह के माइंड के तनाव को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम आधुनिक युग के जो भारतीय हैं, क्रिएटिव भारतीय हैं, उनको उनकी तरफ बहुत ध्यान से अगर हम देखना चाहें तो। तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा इस बात पे बल दूँगा कि ये तीनों बहुत अलग नहीं हैं। इन तीनों के बीच में एक आंतरिक रिश्ता है और गुरुदत्त पे बात अगर होगी तो इन तीनों को साथ लेकर के बात करनी चाहिए। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, तीनों को साथ लेकर बात करनी चाहिए और हमारी कोशिश यही है कि इस तरह की फ़िल्मों के बारे में बात करके हम दर्शकों की समझ को मतलब और विस्तार देने की कोशिश करें, खुद भी समझें और औरों को भी समझाने की कोशिश करें। जैसा आपने कहा कि हमारे सिनेमा में इस तरह की चीज़ें हैं, जो लेयर्ड बातें आपने कही हैं। संजीत जी आपके पास आता हूँ। जो बातें अभी तक हमारे 3 पैनलिस्ट ने कही हैं, एक तो आपके इम्प्रेशंस क्या हैं गुरुदत्त के सिनेमा पर ख़ास तौर से इन 3 फ़िल्मों के आईने में अगर हम देखें, तो उस पर आपकी राय और उसके बाद जो बातें यहाँ पर मैन वुमन रिलेशनशिप के बहाने से यानी या उसके ज़रिए से चल रही हैं, आप उसमें क्या जोड़ना चाहेंगे गुरुदत्त के सिनेमा को एनालाइज़ करते हुए? कैसे आप देखेंगे कि गुरुदत्त के जो कैरेक्टर्स हैं, ये चाहे वो कागज़ के फूल का डायरेक्टर हो जिसमें वो खुद हैं और वहाँ पर एक एक्ट्रेस है जिससे कि उनका एक रागात्मक संबंध दिखाया गया पर्दे में। ये भी दिलचस्प है कि जिस एक्ट्रेस के साथ उनका संबंध दिखाया गया पर्दे पर मतलब पर्दे के बाहर के जीवन में भी गुरदत्त का नाम उस एक्ट्रेस के साथ जुड़ता रहा और फ़िल्म में कई तरह के संवाद इस तरह के हैं। जहाँ एक बहुत मुझे वो संवाद बार-बार याद आता है जब वो गुरदत्त वहीदा रहमान से कह रहे हैं कि शांति अगर तुम अच्छी एक्ट्रेस हो तो मैं भी डायरेक्टर बुरा नहीं हूँ। ये जो डायलॉग है ये अपने आप में इतना इतना दिलचस्प डायलॉग है, मैं इस बात को इसको भूल नहीं पाता हूँ। ये मतलब ऐसा लगता है जैसे कि फ़िल्म का कैरेक्टर नहीं बोल रहा है, कैरेक्टर पर्दे के बाहर जाके गुरदत्त जो है वो वहीदा रहमान से कह रहे हैं कि तुम अगर एक्ट्रेस अच्छी हो तो मैं भी डायरेक्टर बुरा नहीं हूँ। तो ये जो बात है ये अपने आप में और ये इंटीमेसी का एक ऐसा लेवल है लेकिन ये डायलॉग पर्दे के बाहर जाकर के बहुत इसकी अपनी अपनी जो इको होती है ना ये बहुत जबरदस्त है। तो संजीत जी आपसे मैं जानना चाहूंगा आपके क्या इंप्रेशंस हैं गुरदत्त के इन 3 फ़िल्मों के संदर्भ में उनके सिनेमा के बारे में? जी। शुक्रिया अमिताभ जी। मेरा देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है क्योंकि मैं ना तो एकेडमिक हूँ, ना फ़िल्म स्टडीज़ का आदमी हूँ, ना विश्लेषक हूँ ज़्यादा। मैं तो फ़िल्म इंडस्ट्री में पला-बड़ा बंदा हूँ, तो मैं उसी नज़रिए से देखता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से जो 3 फ़िल्में हम लोग बात कर रहे हैं, प्यासा, कागज़ के फूल और साहिब बीबी और गुलाम, ये 3 अलग-अलग फ़िल्में हैं। उनको ज़बरदस्ती 1980s में एक ट्रायलॉजी के रूप में दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो बात जमती नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर आप साहिब बीबी और गुलाम को उसमें घुसाने की कोशिश करेंगे, तो चौदहवीं का चाँद क्यों नहीं? क्योंकि चौदहवीं का चाँद 1960 की फ़िल्म है और साहिब बीवी और गुलाम 62 की फ़िल्म है। अच्छा, और एक बात याद रखिए कि साहिब बीवी और गुलाम विमल मित्रा के नॉवेल पे आधारित है और चौदहवीं का चाँद सागर उस्मानी की शॉर्ट स्टोरी थी झलक, उस पे आधारित है। बाकी का सारा जो लिखा है ओरिजिनल स्क्रीन प्लेज़ हैं। या तो नवेंदु बाबू ने थोड़ा बहुत लिखा था या तो अबरार अजमीन ने लिखा था, बट बाय एंड लार्ज इट इज़ बेस्ड ऑन ओरिजिनल स्क्रीन। मैं थोड़ा हटके ऐसे बोलूँगा कि देखिए, गुरुदत्त कितने ग्रेट हैं ये बताने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है कि वी शांताराम, बिमल रॉय, गुरुदत्त इन पे इतना लिखा गया है कि मुझे लगता नहीं है कि कौन-सा पहलू छूट गया है। मुझे क्या लगता है कि एक थोड़ा पीछे जाके अगर हम सोचेंगे कि जो बिग सिटी नोवार फ़िल्म्स जो उस टाइम का फ़ैशन था कि राज खोसला भी वही बनाता था, शक्ति सामंत भी वही बनाता था, विजय आनंद भी वहाँ से निकले और राज खोसला और विजय आनंद तो उनके चेले ही थे, उनके पता नहीं असिस्टेंट रहे कि नहीं, लेकिन राज खोसला तो उनका असिस्टेंट रहा है, बट उनका ग्रुप सेम था। तो
ऐसी फिल्में बनाने वाला बंदा, बाजी बनाई, जाल बनाई, बाज बनाई, सैलाब बनाई, सीआईडी का प्रोडक्शन किया, तो ऐसा बंदा एकाएक इस तरफ कैसे आ गया कि वो प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्में बनाने लग गया। अच्छा, आप जैसे पकड़ा आपने कि प्यासा और कागज के फूल लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल है। वो गुरुदत्त की ऑटोबायोग्राफी है या राइटर अबरार अलवी की ऑटोबायोग्राफी है, ये अलग बात है, लेकिन है जिए हुए किस्से हैं। somebody has lived them और वो स्क्रीन पे ट्रांसलेट किए हैं। साहिब बीवी और गुलाम एक कादम्बरी पे बेस्ड है, नॉवेल पे बेस्ड है, इसलिए उसका जो नजरिया है, उसका जो पेशकश है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और ये दो जो है वो किस्से हैं जो अबरार अलवी और गुरुदत्त, अबरार अलवी राइटर और गुरुदत्त डायरेक्टर के इसमें से आए हैं। साहिब बीवी और गुलाम दूसरी बात मैं नहीं पकड़ता उसमें, क्योंकि साहिब बीवी और गुलाम वाज डायरेक्टेड बाय अबरार अलवी। बाद में बहुत कोशिश की उनको फिट करने के लिए, लेकिन मैंने 1984 में स्क्रीन में हम जो स्पेशल इशू निकाल रहे थे, तो तकरीबन यूनिट के सारे लोगों से मिला। प्रोडक्शन कंट्रोलर श्याम कपूर ने कंफर्म किया कि अबरार ने डायरेक्ट की है, बीके मूर्ति ने कंफर्म किया कि नहीं अबरार ने ही डायरेक्ट की है, और उनके जो एडिटर थे वाईजी चौहान, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि अबरार ने की है। सिर्फ गुरुदत्त ने उसके गाने पिक्चराइज किए, क्योंकि अबरार ने शुरू में ही बोल दिया था गाने मुझसे नहीं होंगे और आपसे बेहतर कौन गाने कर सकता है। तो ये एक बात रह गई। तो जो मैं पहली बात कह रहा था कि बाजी है, जाल है, बाज है, आर पार है, ये सारी फिल्म डायरेक्ट करने के बाद ये बंदा एकदम प्यासा और कागज के फूल की तरफ कैसे मुड़ा। आपको तो मालूम है, मैंने बहुत बार पास्ट में कहा है कि हमेशा जो थॉट आता है वो राइटर से आता है। तो एक किस्सा हुआ, आर पार बहुत चली, और आर पार का क्लाइमैक्स जो था वो नवेंदु घोष, बिमल रॉय के राइटर, और अबरार अलवी ने दोनों ने मिलकर बड़ा इमोशनल क्लाइमैक्स लिखा। तो उस टाइम के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे के कपूर, और उस जमाने में कैसे थे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो बहुत सारा इंटरफेयर करते थे कि ऐसी फिल्म नहीं चाहिए, इसमें गाना डाल दो, इसमें डांस डाल दो। तो उसने कहा कि ये बकवास मेरे को नहीं चाहिए, एक्शन क्लाइमैक्स चाहिए। तो आपकी फिल्म जो बिग सिटी नोवार का जो प्रेजेंटेशन है उसमें बैठ जाएगी। अब कपूर ने बोल दिया तो उनको करना ही पड़ा, और स्क्रैप हो गई। फिल्म चली और इतनी चली कि गुरुदत्त इसको छेड़ने लग गया अबरार अलवी को, अरे बड़ा इमोशनल क्लाइमैक्स लिखने के लिए चले थे और देखो हम लोगों ने एक्शन बनाते ही कितनी फिल्म चली। हालांकि वो नोकझोंक हो गई, तो उसने बोला कि अगर 25 हफ्ते चली तो इमोशनल क्लाइमैक्स डालते तो 35 हफ्ते चलते। चलो वो बात छोड़ दीजिए। आर पार के बाद दूसरी फिल्म का डिस्कशन होने लगा, उसमें ही स्मगलर ये वो जो उनका मेन स्ट्रीम था। तो ये सब स्क्रिप्ट डिस्कशन में के कपूर बैठा करते थे, और इसने कहा अबरार अलवी ने, अरे यार तुम कब तक ये स्मगलर और क्रिमिनल की फिल्में बनाते रहोगे, तुम इतने सेंसिटिव आदमी हो, सेंसिटिव सोचते हो, कोई ढंग का काम करोगे कि नहीं करोगे। के कपूर ने उनको निकाल दिया, बोला कि अगले बार से स्क्रिप्ट सेशन में आना नहीं चाहिए। और ये जो पूरा किस्सा जो मैंने सुनाया कि स्क्रिप्ट सेशन में से राइटर को निकाल दिया कि ये तुमको बिगाड़ रहा है, ये पूरा आपको किस्सा कागज के फूल में नजर आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑटोबायोग्राफी के लिए बहुत सारी चीज में उसमें ऑटोबायोग्राफी लाई। तो चलो गुरुदत्त भी बड़े रेस्टलेस किस्म के आदमी थे, उनका भी झगड़ा हो गया कपूर के साथ। कपूर ने तो 3 पिक्चर का वर्ल्ड राइट्स कंट्रोलर थे, वो निकल गए वो डील से, और फिर इसको छेड़ने लगे अबरार को, बड़ा बोलता है कि अलग किस्म की फिल्म बनाएंगे, अलग किस्म की फिल्म बनाएंगे। तो एक कहानी सुना मुझे, तो टैक्सी में बैठे हैं, बोला नहीं अभी के अभी सुना, मैं ऑफिस के लिए इंतजार नहीं कर सकता। तो इनके जहन में एक प्ले था जो उन्होंने कॉलेज के जमाने में लिखा था अबरार अलवी, और उसने प्ले का नाम था मॉडर्न मैरिज, वो सुना दिया। वो प्ले गुरुदत्त को बड़ा अच्छा लगा, और उसमें मिस्टर एंड मिसेस 55 बनी। अच्छा, अब मिस्टर एंड मिसेस 55 की हीरोइन देखिए, उस वक्त की जो हीरोइन थी सती सावित्री, झुकने गर्दन, सुनने वाली, ये
बिल्कुल ही अलग मॉडर्न टाइप के, उसमें तो कोई कमेंट नहीं करता, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस 55 इज अ रोमांटिक कॉमेडी टू लार्ज एक्सटेंट। उसमें एक डायलॉग है, वो बोलता है कि वो कुछ कहता है कि भाई गरीबों के लिए करना चाहिए, वो कहती है आर यू अ कम्युनिस्ट, तो बोलता है नो मैडम आई एम अ कम्युनिस्ट। ललिता पवार के साथ वो डायलॉग है उसका। तो उसमें आपको थोड़ी थोड़ी झलक नजर आ रही है कि किस डायरेक्शन में ये जा रहा है। एक हीरोइन का कैरेक्टर इसने इंडिपेंडेंट वुमन का लिया है, मॉडर्न वुमन का लिया है, जो कुछ मानती नहीं है, वो सती सावित्री बनने को तैयार नहीं है। तो वहां से आपको शुरू होता है। और फिर प्यासा, ये जो पूरी गुलाबों की स्टोरी है, जो प्रोस्टिट्यूट की स्टोरी है, वो पूरा इनके साथ अबरार अल्वी के साथ घटित हुआ था। और जो पोएट विजय, वो इन्होंने अपना कैरेक्टर लिया। ऐसे करके राइटर और डायरेक्टर के दोनों नजदीक आ गए, इंटरैक्ट हो गया और उसमें से प्यासा बना। तो प्यासा और कागज के फूल बोथ आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल। कागज के फूल में भी बहुत सारे किस्से आपको नजर आएंगे, जो रशिस देख रहे हैं, उसमें वो जो शॉट जाता है और वहीदा को क्लोजअप में देखता है और पहली बार सोचता है यार ये तो यही राइट लड़की है अपने लिए बनाने के लिए फिल्म। तो ये बहुत सारे जो हैं, उसमें वहीदा जी ने भी अपने बुक में मेंशन किया है कि व्हेन गुरुदत्त फर्स्ट केम एंड सॉ मी इन हैदराबाद, वो सारा किस्सा उसमें आपको नजर आएगा। ये मैं क्या सोचता हूँ कि देखिए, गुरुदत्त वॉज नो डाउट अ ग्रेट फिल्म, हम लोग ये इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको सबसे ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर इन इंडिया एंड ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर इन द वर्ल्ड किसने बनाया? मेरे हिसाब से ये गड़बड़ 10 साल के बाद शुरू हुई। 1974 के मई में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था फ्रांस में, पेरिस में, जिसमें प्यासा और कागज के फूल दिखाई गई और ऑनरी मिचोलियो नाम के आदमी से एक बुक लिखवाई गई। ये बुक है, सॉरी, कैन यू सी दिस बुक? दिस इज द फ्रेंच यस। बुक, 50 पन्ने की बुक है ये। और उसमें ऑनरी मिचोलियो had spent 3 years in India studying the Indian film industry, went back, wrote a book on that. तो उनसे ये कहा गया कि आप गुरुदत्त पे लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, तो उसने बोला मैं ये लिख दूंगा। लावान सीन यू सिनेमा करके एक मैगजीन था, उनका सप्लीमेंट आता था, सप्लीमेंट में उन्होंने ये लिख दिया। यूरोपियन फिल्म मेकिंग की एक खासियत है, और वो है, वो हमेशा उनको एक लगता है कि हर डायरेक्टर ऑथर है, ही इज द ऑथर ऑफ हिज वर्क। तो उसमें वो उसकी सारी फिल्मों में कॉम्बिनैलिटी ढूंढते हैं कि भाई इसने कागज के फूल में ये शॉट लिया तो सिमिलर शॉट बाज में नजर आ रहा है क्या, आर पार में नजर आ रहा है। ये आपको हॉलीवुड बॉलीवुड के सिनेमा में नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा हमेशा खाली डायरेक्टर के कहने से नहीं बनता। डिस्ट्रीब्यूटर आता है, कैमरामैन सजेशन देता है। और राज कपूर तो कहते हैं कि फिल्म बनने के बाद दिखाते थे फिल्म, अपने चपरासी को दिखाते थे, ड्राइवर को दिखाते थे, गेट वाले को दिखाते, सिक्योरिटी वालों को दिखाते थे। और जब पूछते भाई इनको क्यों दिखा रहे हो, क्रिटिक्स को दिखाओ, तो बोले फिल्म मैं इनके लिए बना रहा हूँ, क्रिटिक्स के लिए नहीं बना रहा। एंड ही यूज्ड टू टेक नोट्स, तो ये फिल्म भाई क्या चेंजेस करने हैं, क्या नहीं चेंजेस करने हैं, इसको ये एंड अच्छा नहीं लगा तो उसको अलग एंड करना चाहिए। तो हमेशा यू विल सी द फिल्म्स ऑफ वी शांताराम, फिल्म्स ऑफ राज कपूर बनाते थे अपने पसंद का, लेकिन किस किस स्टाइल में जाना है वो पूरा यूनिट कंट्रीब्यूट करता है आपका। मैंने देखा है कि राजकमल में मंगेश देसाई जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था, जो फाइनल मिक्सिंग करता था, वो भी अण्णा साहब को बोलता था, अरे काय आणलंय तुम्ही दादा, आहे नाही चालत करके। देन ही यूज्ड टू थिंक, मेरा खुद का साउंड रिकॉर्डिस्ट मिक्सर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ये पब्लिक क्या एक्सेप्ट करेगा। तो एनीवे वी आर डाइग्रेसिंग। और जी 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 74, 75, 76 एक फाइनल बोलता हूँ। 1985 में हमारे दोस्त अरुण खोपकर ने बुक लिखी इन मराठी कॉल्ड 3 अंकी, जिसमें उसने ये क्राइस्ट फिगर ये वो सब दुनिया भर की चीजें ला दी। मैं उसके राइट को नकारता नहीं हूँ, उसको जो हक है कहने का है कहने दो।
ये हुआ और 1980 ये 85 की बुक है, 87 में नसरीन मुन्नी कबीर ने मूवी महल के टाइम पे एक एपिसोड बनाया। फिर बाद में उसने सोचा यार मैं फिल्म बनाती हूँ, तो 1989 में उसने 3 पार्ट्स में बीबीसी के लिए इन सर्च ऑफ गुरुदत्त बनाया। इसमें वो रेपुटेशन बन गया, एक अच्छा खासा फिल्म मेकर को भगवान बना दिया ये लोगों ने। और यही गड़बड़ हो गई मेरे हिसाब से, जो विश्लेषण चलिए, आपने आपने जहां लाकर छोड़ा इस चर्चा को, अब मैं उसको, जी जी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा एक अच्छे खासे फिल्म मेकर को भगवान बना दिया। अब मैं यही आपका जो सूत्र वाक्य है इसी को लेकर के मैं परख साहब के पास आता हूँ कि यहाँ यहाँ हम लोग गुरुदत्त की जो महानता का पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी जो सिनेमा के मतलब टाइमलेसनेस की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि गुरुदत्त किस तरह से हिंदी सिनेमा के एक अमर फिल्मकार बन गए इन 3 फिल्मों की वजह से, और कैसे उनकी फिल्में जो है पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, उनकी फिल्म मेकिंग का स्टाइल मशहूर हो गया, और कैसे तमाम सारे जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे फिल्म इंस्टीट्यूट हो या और जगहों पर, गुरुदत्त की फिल्में पढ़ाई जाती हैं लोगों को ये सिनेमा समझने के लिए, सिनेमा सिखाने के लिए। परख साहब आपके पास आता हूँ, आपके इंप्रेशन जो है वो इन 3 फिल्मों के बहाने गुरुदत्त के सिनेमा के बारे में आपके क्या इंप्रेशन है, और अभी तक आप हमारे पैनलिस्ट ने जो बातें कही उसमें से कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या चीजें जो है ऐसा लग रहा है कि हाँ जो ये चर्चाएं हैं उसमें जैसे मैन वुमन रिलेशनशिप का एक मुद्दा उठा जिसको कि शिबा जी ने, मैथिली जी ने और पटेल साहब ने अपने ढंग से लाया, और बहुत अच्छी उन्होंने जॉन कीट्स की जो एक कविता थी उसका उदाहरण दिया मैथिली जी ने, वहां से जो एक आत्मघाती प्रवृत्ति थी गुरुदत्त के अंदर जो देखने को मिली। और ये मेरे ख्याल में संजीव जी ने भी बड़ा दिलचस्प एक नुक्ता निकाला कि वो शुरू में तो ऐसे थे नहीं, शुरू में तो एक बहुत हल्के फुल्के जैसे कि होता है, और वहां से फिर कैसे बढ़े, वहां से वो एक रास्ता है। और जो मैथिली जी ने एग्जाम्पल भी दिया कि फिल्म में प्यासा में ही जब वो गाना उसका आता है माला सिन्हा के साथ में, तो वो एक हल्का फुल्का किरदार है, लेकिन कैसे वो एकदम संजीदा आदमी बन जाता है। तो ये चीजें जो है ये कहाँ ले जा रही हैं और कैसे इनको हम देखें। और जो बात ये कि हम बार बार कहते हैं कि ये फिल्में जो है वो आजादी के बाद के भारत का जो समाज था, उस समाज से, उस राजनीति से, उस पूरी व्यवस्था से मोह भंग की कहानियां भी कहीं ना कहीं कहती। क्या कहेंगे आप? नमस्कार सभी को। देखिए, ईश्वर में तो मैं विश्वास करता नहीं, इसलिए अगर गुरुदत्त को कोई ईश्वर समझता है तो वो ही जाने, मैं उस पर कुछ नहीं। और महानता नहीं, वो तो उपमा उपमा के तौर पर कहा गया, वो एक मेटाफर के तौर पर कहा उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि वो गुरुदत्त को सचमुच भगवान समझता होगा, लेकिन वो एक मेटाफर के तौर पर कहा गया निश्चित तौर पर। हाँ, और जहां तक महानता का सवाल है, महानता की या और किसी भी तरीके से कोई भी कमेंट करने से ज्यादा मैं समझता हूँ कि फिल्म पर बात की जानी चाहिए, फिल्म का विश्लेषण किया जाना चाहिए, क्योंकि विश्लेषण की गुंजाइश तो इस 1 घंटे के कार्यक्रम में संभव नहीं है। लेकिन जो भी 2-4 बातें हैं वो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये बहुत जरूरी है कि जिन 3 फिल्मों की हम चर्चा कर रहे हैं या गुरुदत्त जिस दौर के फिल्मकार हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उससे एक हमारे पास पर्सपेक्टिव आ सकता है, एक कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, और उसमें रख कर फिल्मों को देख सकते हैं, देखना भी चाहिए, चाहे वो अपने चपरासी को दिखाएं या सिनेमा हॉल में दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है जैसा गुरुदत्त करते थे उससे करें। वो मेरे ख्याल सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज यह है कि वो किस दौर में फिल्म बनी है। 1957 में रिलीज हुई थी प्यासा, 1959 में कागज के फूल, और 1962 में रिलीज हुई थी साहब बीबी और गुलाम। ये तीनों फिल्में जो है, और इससे पहले की भी जो फिल्में हैं, वो दरअसल नेहरू युग की है, यानी कि जिसे हम नेहरू युग के तौर पर जानते हैं, 1947 से लेकर 1964-65 तक, उस नेहरू युग की फिल्में हैं। और उनकी पहली फिल्में, जिन्हें व्यावसायिक फिल्में या कहें कहें साधारण फिल्में आमतौर पर माना जाता है, वे भी उसी नेहरू युग की देन है। तो ये नेहरू युग के फिल्मकार हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिमल रॉय हैं, एक मायने में राज कपूर भी उसी तरह के। वी शांताराम का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो इस नेहरू युग का है। तो नेहरू युग का प्रभाव जो के संदर्भ में भी हम इनके फिल्मकार के रूप में इनकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों फिल्में जो है, इनका कथानक जो है, इनका कंटेंट जो है, वो नेहरू युग से संबंधित नहीं, वो आजादी से पहले से जुड़ा हुआ है, आजादी से पहले का है।
आजादी के बाद का नहीं है। और ये उल्टे क्रम में है। उल्टे क्रम का मतलब है कि साहब बीबी और गुलाम जो है वो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरू की फिल्म है, यानी कि लगभग 2 दशकों की फिल्म है ये। दूसरी फिल्म जो है प्यासा, कागज के फूल और प्यासा, ये भी इसका कथानक भी ध्यान दें तो यह आजादी से पहले का कथानक है। कागज के फूल में जो सुरेश जो फिल्म डायरेक्टर है उसकी पत्नी का जो परिवार है वो उसी तरह का टिपिकल एक सामंती किस्म का व्यक्ति है जो बदलते हुए समय के अनुसार अपने को बदल नहीं रहा है, ठीक है। और जिसका शिकार उसकी बेटी भी होती है और जिसके कारण उन दोनों के संबंध जो है गड़बड़ा जाते हैं। और इसी तरह से जो प्यासा है वो प्यासा भी एक पूंजीवादी उभार के दौर की फिल्म है। ध्यान दें कि तीनों फिल्मों में पूंजीवादी अपने आरंभिक चरणों में है। इस फिल्म में प्यासा में देखें तो पूंजीवाद का उभार के साथ जो कंज्यूमरिज्म, जो उपभोक्तावाद है वो भी दिखाई देता है। ह्यूमन रिलेशनशिप भी में जो फर्क आ रहा है, जो अंतर आ रहा है वो भी दिखाई देता है। ध्यान देने की बात यह है कि इन तीनों चीजों को आप इन फिल्मों में देख सकते हैं। साहब बीबी और गुलाम में सामंतवाद ढह रहा है और पूंजीवाद का उभार हो रहा है। फिल्म में उपन्यास की तुलना में पूंजीवाद के उभार पर कम ध्यान दिया गया है, लेकिन दिया गया है। ये जो चौधरी परिवार है, ये चौधरी परिवार शिफ्ट करना चाहता है व्यापार में, और व्यापार में शिफ्ट करने के लिए वो माइंस खरीदते हैं, लेकिन चूंकि वो व्यापार करना नहीं जानते इसलिए उनके अपने लोग ही उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं और इस तरह से जो जमींदारी से जो उन्होंने एक भव्य महल खड़ा किया था वो ढहने लगता है। तो ये संदर्भ मेरे ख्याल बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ के बिना इस फिल्म के, इन तीनों फिल्मों के महत्व को नहीं समझा जा सकता। मेरा अपना विचार यह है। और ह्यूमन रिलेशनशिप जो है, स्त्री पुरुष संबंध भी, वो भी, और सिर्फ स्त्री पुरुष संबंध नहीं है इसमें, पुरुष पुरुष संबंध भी है, स्त्री स्त्री संबंध भी है, कई तरह के संबंधों की कहानी है। तो इसे इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और ये अगर आप ध्यान दें तो ये जो फिल्मकार थे गुरुदत्त और अबरार अलवी, ये ऐसा नहीं था कि उनका अपना कोई दृष्टिकोण नहीं था। बिना दृष्टिकोण के, एक राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण के इस तरह की फिल्में नहीं बन सकती। ये मैं इसके बारे में मैं बहुत ही स्पष्ट हूँ। दूसरी चीज जो है कि इन तीनों फिल्मों के संदर्भ में जैसा मैंने बताया कि ये उभरते हुए पूंजीवाद थी, उसके अलग अलग चरण हैं। उस चरण में जैसे साहब बीबी और गुलाम में सामंतवाद का ढहना है, तो प्यासा में हम देखते हैं कि वो इतना मजबूत हो गया है कि उसका एक कहना चाहिए कि वो चीजों को अपने नियंत्रण में रखने की स्थिति में। और टकराव किससे हो रहा है? 2 फिल्मों में, प्यासा और कागज के फूल में टकराव हो रहा है इस उभरते हुए पूंजीवाद का कलाकार के साथ। एक में वो कवि है और दूसरे में वो फिल्मकार है, और दोनों जगह उनका इससे टकराव हो रहा है। टकराव हो रहा है, ये टकराव बहुत महत्वपूर्ण है। ये टकराव स्त्री पुरुष संबंधों तक सीमित नहीं है, ये टकराव पूरी सिस्टम का है। और ये सिस्टम जो है लगातार आप प्यासा में देखेंगे कि सामने आ रहा है, जिसके कारण एक कवि अपने प्यार से वंचित कर दिया जाता है। एक कवि जिसकी कविताएं कोई छापने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि उसका कोई बाजार मूल्य नहीं है, कम से कम अभी नहीं है। और इस तरह से वो टकराव एक तरह से दिखाई देता है, और वो टकराव अंततः उसे एक ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां मृत्यु हुई, जैसे विकल्प के रूप में। और ये मृत्यु जो है वो इन प्यासा और कागज के फूल में कई रूपों में आती है। कई रूपों में मृत्यु का मतलब सिर्फ
आदमी का खत्म हो जाना नहीं है। मृत्यु का मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि अपने सपनों का टूट जाना नहीं है। प्यासा के अंत को लेकर अबरार अलवी और गुरुदत्त के बीच में विवाद हुआ था। अबरार अलवी ये चाहते थे कि फिल्म का एक सुखद अंत हो, लेकिन गुरुदत्त नहीं चाहते थे। और फिर जो सजेस्ट किया गया और जो गुरुदत्त की तरफ से और गुरुदत्त ने जिस पर अड़े रहे और जो फिल्माया गया वो ये था कि वो गुलाब के साथ में एक नई दुनिया की खोज में चले जाते हैं। वो नई दुनिया की खोज जो है वो अभी सिर्फ फैंटेसी है, या कहना चाहिए कि केवल इमेजिनेटिव है। लेकिन आप देखेंगे कि प्यासा के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो दुनिया है वो दुनिया सामंती नहीं है जो ढह रही है, साहब बीबी और गुलाम है, बल्कि वह दुनिया है जो अभी बन रही है। लेकिन उस कोई विनाश को, उसमें व्यक्ति के विनाश को वो देख रहे हैं, और वह व्यक्ति कौन है? वो कलाकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल में। बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था में कलाकार जो है वो उसकी एक सांकेतिक मृत्यु की बात भी कही गई, और कैसे वो एक नई दुनिया की तलाश करता है अंततः सारे पैमानों को ठुकरा करके, कैसे वो एक किरदार के साथ निकल जाता है एक नए सफर पर, जिसको कि आपने लास्ट सीन के बहाने बताया। बहुत और ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया कि अबरार अलवी और गुरुदत्त के बीच में मतभेद था फिल्म के क्लाइमेक्स को लेकर के। ऐसी ही मुझे याद है ऐसा ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो साहब बीबी और गुलाम को लेकर के भी आया था। बड़ा मशहूर किस्सा है जिसको बिमल मित्र ने अपनी किताब में भी लिखा है कि उनको मुगल आजम के जो डायरेक्टर थे कि आसिफ, उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि भाई तुम साहब बीबी और गुलाम का जो क्लाइमैक्स है उसको बदल दो। तो उन्होंने बोला क्या करें, क्योंकि उस वक्त कागज की फुल फ्लॉप हो चुकी थी, तो गुरुदत्त थोड़ा घबराए हुए थे कि अगर ये पिक्चर भी फ्लॉप हो गई तो हमारा होगा क्या। बहुत परेशान थे, बड़ा पैसा सा लगा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इसको जो है थोड़ा अच्छा दिखा दो कि भाई दोनों मियाँ बीवी में जो है सुलह हो गई है और बहू ने शराब पीना बंद कर दिया है, मतलब उसको एक कहना चाहिए कि अच्छे एंड की तरफ ले जाओ। तो वो गुरुदत्त काफी सोचते रहे, यहाँ तक वो डर भी गए क्योंकि उनको क्यासिफ ने सलाह दी थी। क्यासिफ उस वक्त मुगल आजम बहुत पॉपुलर हो गई थी, बड़ा पैसा वैसा भी आ रहा था, उनको लगा ये क्यासिफ कह रहा था कुछ तो बात होगी इसके कहने में, और बड़ी महफिल वगैरह में कहा था उन्होंने। तो जब 2 बार उन्होंने कहा तो वो इतना घबरा गए कि उन्होंने अल्टीमेटली अबरार अलवी को बुला करके सेट वेट दोबारा बनवाना शुरू कर दिया था। उन्होंने जो सेट तोड़ा हो तो उनका दोबारा बनाओ, मीना कुमारी को बुलाओ और वहीदा रहमान वगैरह सबको बुलाओ वगैरह। तो लेकिन रास्ते में सोचते सोचते फिर रात में उनको लगा कि नहीं, मेरा अपना भी एक कन्विक्शन है, और कन्विक्शन जो है वो ये है कि भाई ठीक है, मैं जो एंड सोच रहा हूँ वही सही है, मेरी जो कहानी है। और जो जैसा कि पारक साहब कह रहे थे कि हाँ नहीं, वो एक मोह भंग का मामला है और एक नई दुनिया की तलाश की बात है। तो कैसे वो एक रिश्ते में कहाँ जहाँ के जाके चीजें टूटती है। शिवा जी, आपके पास दोबारा आता हूँ, जो आपने जहाँ पहले आपने बात छोड़ी थी और आपने कहा था कि नहीं आगे इस पर बात करेंगे, तो आपने मैन वुमन रिलेशनशिप का सिलसिला आप ही से शुरू हुआ था, तो और अब आप जहाँ पर बातचीत आ गई है, जहाँ पारक साहब ने उसको कैसे एक सामंती व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था में कैसे कहानियों को गढ़ा गया, और कैसे कलाकार की एक सांकेतिक मृत्यु की बात होती है, चाहे वो प्यासा हो चाहे कागज का फूल हो। यानी आर्ट जो है कैसे वो कैपिटलिज्म की दुनिया में सफर कर रही है, कैसे उसकी एक तरीके से हत्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, उसको मरने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो आज के दौर से उसको जोड़ते हुए कैसे आप देखेंगी इस सिनेमा को, जब आप एक्सप्लेन करेंगी? छोटी छोटी टिप्पणियां लेंगे क्योंकि अब हमारे पास समय थोड़ा कम है। दूसरे दौर में मैं चाहता हूँ सबकी बात थोड़ी थोड़ी आ जाए। जी मैं तो ये मानने लगी हूँ कि हर तरह की आर्ट को पूंजीवाद की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है। आदिवासियों का जो क्राफ्ट है उसको छोड़ दिया जाए अगर, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी दौर में बिना पैसे की मदद के कोई बहुत बड़ा कला का कुछ विकास हुआ है। बाद में भी वो कलाकार के गुजर जाने के बाद उनकी कलाएं जो मशहूर हुई हैं, उसमें भी इस बात का बहुत बड़ा हाथ है कि किसी पैसे वाले ने उस पर एक नजर डाली, और वो सुथबी में गई हो या और कहीं गई हो या किसी बड़े म्यूजियम में गई हो या कुछ हुआ हो। तो और आज के दौर में भी फिल्म का ही माध्यम ले लीजिए या उसके अलावा आप संगीत ले लीजिए, शास्त्रीय संगीत ले लीजिए, सरकारें अगर प्रोत्साहित ना करें तो बहुत मसला है। और जब से आपने देखा कि सरकारों ने पैसा
लगाना बंद किया है। शास्त्रीय संगीत हमारा कहाँ चला गया, शास्त्रीय नृत्य हमारे कहाँ चले गए हैं। जो हम दूरदर्शन के शुरुआती दौर में देखा करते थे, सारे क्षेत्रीय कलाएं देखा करते थे, उनके कलाकारों से परिचित हुआ करते थे, वो सब खत्म हो गया है। तो कला को लगातार इस बैसाखी की जरूरत है। कला अपने आप में नहीं है, कला का काम है कि वो दुनिया के सामने प्रदर्शन के लिए उपस्थित हो, और उपस्थिति जो है उसके अपने तकाजे हैं। पब्लिशर के बगैर लेखक क्या ही होता है, ये हम सब जानते हैं। तो वो प्यासा हो चाहे कागज के फूल हो, ये दोनों मामलों में कला का जो सवाल है और क्रिएटिविटी का जो सवाल है, वो मुझे इससे माइनस करके मैं नहीं देख पाती हूँ। तो अगर इस दौर में आप देखें, जितनी भी तरह की कलाएं हैं, अगर उनको कॉर्पोरेट से ताकत नहीं मिल रही है, कॉर्पोरेट उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। बड़े बड़े कलाकार इस समय जो संगीत के कलाकार हैं, दिलजीत दोसांझ ले लीजिए, कोल्ड प्ले अभी आया था, उसमें देखिए किस तरह का पैसे का खेल हुआ है, या और दुनिया में कहीं पर भी आप देखिए। तो हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की जरूरत है कि पैसे को इतना कोसना नहीं है। पैसा यहाँ पर भी लगता रहे, कला में भी लगता रहे, तो कला परवरिश पाती रहे, ये लाजमी बात है। और क्योंकि स्त्री पुरुष वाले एंगल को मैंने उभारा था, मैं इस बात के लिए गुरुदत्त का एहतराम करूंगी कि उन्होंने जो अपने महिला किरदार रचे, उसको पुरुष की साइकोलॉजी से अलग करके महिला के अंदर का जो इंसान है उसका एक एक्सप्रेशन उनके यहाँ आया है। चाहे वो बिगड़ैल महिला हो और या वो लवेबल महिला हो, ये दोनों तरह की महिलाएं जो हैं ये अपनी मर्जी रखती हैं, और मर्जी रखते हुए वो अपनी जिंदगी में कुछ फैसले करती हैं। मुझे दोनों जगह पर गुरुदत्त के जो दोनों किरदार हैं खासकर, वो कमजोर लगते हैं, वो खुद परस्त लगते हैं। यानी कि वो अपने ईगो की परस्तिश कर रहे हैं, उसको पनाह दे रहे हैं। जिस आप कागज के फूल में जो शराब पीने का, जो वो किसी छोटी सी कुटिया में जहां वो जूता ठीक कर रहे हैं, और फिर देखते हैं वो जब वहीदा रहमान आती हैं, वहीदा रहमान से जब बातचीत होती है और फिर वो एक शराब की बोतल उठा करके शराब पीने लगते हैं। इट इज अ वेरी थिएट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ अगनी। इसके लिए दर्शक चाहिए, वो दर्शक जैसे ही उनको मिलता है वो अपने को तबाह करने वाली कोई हरकत करते हैं जिससे वो दर्शक परेशान हो, वहीदा रहमान परेशान हो। उस लिहाज से मैं उनके जो किरदार साजी है उसमें उनका पुरुष किरदार खुद परस्त है, कमजोर भी है और बहुत मनमानी करता है। वो जब डायरेक्टर होता है, शुरुआती अगर आप सीन देखें कि एक हीरोइन कह रही है कि, हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि वो कैसा है, लेकिन जिस तरह से किरदार गढ़ा गया फिल्म में कि छल्ले हो, दो तिरछी मांग हो, वो कहता नहीं वो बदल देंगे, और वो दूसरी लड़की को ले आते हैं। तो वहां पर भी वो जामिद है, एकदम अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। और बाद में जब सब कुछ तबाह हो चुका है उस वक्त भी फिर जब बेटी मिलने की कोशिश करती है, बेटी से मुंह चुराते हैं, वो ये सारा ये किस तरह का किरदार है। या इन फिल्मों में मुझे महिला किरदार ज्यादा भव्य लगते हैं। अपनी छोटी छोटी जो निर्णय लेते हैं अपनी जिंदगी के, उसमें वो ज्यादा भव्य लगते हैं। तो जैसे संजीत साहब ने कहा कि कोई महान वाली बात, यहाँ से भी उसको देखिए कि पुरुष किरदार काफी कमजोर नजर आता है, चाहे और साहब बीवी और गुलाम के दोनों पुरुष किरदार कोई मजबूत किरदार नहीं है वो। तो महिलाएं बहुत उभर के आई हैं, ये मुझे लगता है कि ये खास बात है। जी बेशक ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और एक नई बात है कि पुरुष किरदार कमजोर किरदार है, और खासतौर से साहब बीवी गुलाम जहाँ पे छोड़ा, वाकई में जो भूतनाथ का किरदार है वो तो मीना कुमारी के किरदार से जिस तरह से पर्दे पर उसको दिखाया गया, जिस तरह से वो डिसॉर्टेड है, एकदम मिसमराइज्ड है उसके आगे, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प। मैं मैथिली जी आपके पास आऊंगा। ये जो बात कही है शिवा जी ने कि पुरुष किरदार कमजोर है, और कैसे वो उन किरदारों को एक्सप्रेस करते हैं गुरुदत्त पर्दे पर, चाहे वो खुद एक्टर के तौर पर करें या किसी और से करवाएं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगी? हम इन 3 फिल्मों के जरिए ही गुरुदत्त की सारी फिल्मोग्राफी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो गुरुदत्त के ऊपर जो एक महानता का लेबल चस्पा हुआ है वो दरअसल इन 3 फिल्मों के चलते ही चस्पा हुआ है कि हाँ, वो जो उनकी एक टाइमलेसनेस है जिसको आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फिल्में तो बहुत अच्छी सी बनाई। आप कुछ कहना चाहते शेफा जी? बस जल्दी से एक बात, ये जो 3 फिल्मों की ट्रायलॉजी को देखिए, इस दुनिया में और कला की दुनिया में सबसे ज्यादा जो बिकाऊ माल है वो है दर्द। और इन तीनों फिल्में, मिस्टर मिसेस 55 में वो नहीं है, तो वो महान नहीं है, जबकि वहां वो मुझे बहुत दिलचस्प
फिल्म लगती है, लेकिन दर्द जो जितना बिकता है और कुछ नहीं बिकता है, तबाही, दर्द, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स, ये सब बिकता है, तो उस लिहाज से ये महान बनती हैं। और बाकी जो क्राफ्ट है वो अपनी जगह है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है उस दर्द को उभारने में और उस सेल्फ डिस्ट्रक्शन को उभारने में। जी चलिए जी, मैथिली जी आपके इंप्रेशन क्या कहेंगे आप? या मैं सबसे ये बोलती हूँ कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हीरो इट्स अ वेरी ऑटोबायोग्राफिकल, जैसे हितेंद्र पटेल जी ने कहा कि ये लास्ट फिल्म्स वेरी ऑटोबायोग्राफिकल, बिकॉज वो तो उसे भी कि द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसर्स का पैसा और वो कैसे डिक्टेट करते हैं, और जो आर्टिस्ट है उसकी इंटेंशन और उसकी क्रिएटिविटी उसके साथ कभी भी टकराती है। ये तो कभी भी होती है, जब तक, जैसे शिवाजी ने कहा, यू कांट डू एनीथिंग विदाउट द मनी। कोई भी एक नाटक भी प्रस्तुत करने, अगर स्ट्रीट नाटक नहीं है तो उसके लिए भी आपको थिएटर चाहिए, सब उसकी सब पैराफर्नेलिया चाहिए। तो आर्ट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पेट्रनेज। पहले फ्यूडल पेट्रनेज था, बाद में गवर्नमेंट पेट्रनेज आया है, अभी कॉर्पोरेट पेट्रनेज होगा, मगर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो एक गुरुदत्त की ये जो इंटेंसिटी है वो आती है वो कॉन्फ्लिक्ट विद द सिस्टम, और उसके साथ अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एक्सप्रेस करने का। तो उसकी एक्सप्रेशन गोज इनटू दैट, मैं बोली थी वो रोमांटिसिज्म है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस इज ऑलमोस्ट लाइक ए रोमांटिसिज्म। ये आपने बोला था ना, वो भी फैंटेसी है प्यासा के एंड में। तो दुनिया छोड़कर ये दोनों एक नई दुनिया की खोज में जाते हैं। वो कहाँ तक सफल होगा वो तो एक ओपन क्वेश्चन है, मगर वो एक बड़ी बहुत रोमांटिक जेस्चर है, रिजेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज, और दूसरी जहां में जाने की। तो ये दोनों फिल्में भी जैसा जबरीमल साहब ने कहा, वो सब प्री इंडिपेंडेंस की जो माहौल बनाती हैं। और दूसरा तो फ्यूडलिज्म एंड हो रहा है और मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स राइजिंग। भूतनाथ में भी आपको दिखता है कि जब इतना इनोसेंट नहीं आता है, जब भी पहले कलकत्ता में, बाद में जब भी वो उसकी भी ना प्रोफेशनली ऊपर जाता है ना वो, तो आखिर में वो जब भी आता है तो उसका औहदा अभी बड़ा है कि मिडिल क्लास में आ गया है, तो वो चेंजिंग सोसाइटी का वो एक है। मगर वो जो आई थिंक दैट वे गुरुदत्त अपनी पर्सनल कोई भी बनाए हो उसका तो कंट्रीब्यूशन, अगर अब्रार अलवी ही डायरेक्ट किया है, इसमें इसका एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर उसका क्रिएटिव इनपुट बहुत रहता है, द टोन ऑफ द फिल्म। और अगर उसका देखा, उसका आर्टिस्ट्री देखने का है, तो आपने मीना कुमारी को, छोटी बहू को कैसे आपने पोर्ट्रे किया है। पहले उनकी आवाज सुनाई देती है, वो आवाज मीना कुमारी की जी इतनी मधोश, जैसे मैं इंग्लिश में कहती हूँ वाइन ड्रेंच्ड वॉइस, जैसा आवाज से ही आपको मधोश कर सकती है। तो उसको जब भी पहले आवाज सुनती है, जब भी बाद में उसकी जो एक एडोरेशन जैसा, पहले उसकी अलता लगाए हुए पैरों के ऊपर से, साड़ी से ऊपर तक जाके उसकी फेस तक जाती है। और उनकी मीना कुमारी की ये खासियत है कि उसकी आंखों इतनी एक्सप्रेसिव है, जैसे उसकी रूह दिखती है आंखों में। जब भी एक अच्छे डायरेक्टर और अच्छे ये जैसा इंटरप्रिटेशन हुआ है वो पोर्ट्रेल का, वो तो एक आइकॉनिक इमेज बन जाती है। तो उसमें थोड़ा भोलापन भी है और साथ में कि ख्वाहिश है कि अपनी, वो मिडिल क्लास से आई है, वो फ्यूडल नहीं है, उसको गहने छुड़वाना बनवाना में कोई शौक नहीं है। उसे अपनी हस्बैंड के साथ एक इमोशनल और फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए, वो ही उसके लिए बड़ी। बिल्कुल। तो इसलिए शी इज वन ऑफ द रेबल्स अगेंस्ट दिस फ्यूडल इसका। तो इसीलिए द विमेन कैरेक्टर्स ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब उसमें एक पर्सनल ख्वाहिश के लिए वो लोग लड़ सकते हैं, मगर गुलाबो ऐसी लड़ नहीं सकती, मगर वो साइलेंटली सपोर्ट करती है।
मगर इसमें आप देखते हैं कि वो छोटी बहू अपने के लिए कुछ भी हो कर सकती है कि अपने हस्बैंड को साथ में रखने के लिए। और जो शांति जो इसमें आई है वो भी इसकी डिस्कवरी है। इसमें ना ये जो द डायरेक्टर, एक क्लासिक सिनेमा में एक सिनेमा, द स्टार राइजेस एंड द डायरेक्टर डिक्लाइंस, क्रिएटर, जो क्रिएटर है जो स्टार को बनाते हैं उसकी दशा गिरती जाती है, इसकी उभरती है। दैट्स ए जी क्लासिक ट्रोप सिनेमा। वो भी वो जी मैथिली जी, इसमें बहुत अच्छा डाला है। तो मैं जी बहुत बोलती हूँ शुक्रिया कि मैथिली दिस जी। इज अ सिनेमा। जी अपनी जी जी बहुत पर्सनल शुक्रिया, आपने स्टैंड बहुत जी फिल्म। आपने मीना कुमारी के किरदार का जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वाकई में मीना कुमारी को इतनी खूबसूरती के साथ में और एक रिबेल के कैरेक्टर में इस तरीके से प्रेजेंट करना, ये अपने आप में गुरुदत्त की सोच कह लीजिए, अबरार अलवी की सोच कह लीजिए, या जो पूरा सिनेमा इमर्ज करके आया उसकी बड़ी खूबसूरत बात है। हितेंद्र जी, संक्षेप में आपकी टिप्पणी, संक्षेप में। हाँ, मैं टी राव जी की बातों को सुन रहा था। बहुत दिलचस्प बातचीत वो कर रही थी। फिर कभी इस पे बात होगी। मैं 4 बातें एकदम एक-एक लाइन जैसे मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि गुरुदत्त ने ये जो कहानी है प्यासा की, वो 47 के ज़माने में ही लिखी थी, कश्मकश नाम से। और जब वो ये 8-10 महीने बेरोज़गार रहे थे और उन्होंने किसी जगह बैठ कर के ये कहानी लिखी थी। तो वो ऐसा नहीं है कि वो जो है कोई शिफ्ट हुआ है उस तरह का। उनके यहाँ एक टेंशन ज़रूर रहा है गुरुदत्त के यहाँ कि वो आर्टिस्ट के रूप में एक चीज़ चाह रहे हैं और फिर जाकर के बाद में जब फ़िल्में बनाने जाते हैं, तो फिर वो मतलब जो कमर्शियल सक्सेस है उसकी भी चाहत रखते हैं। तो ये एक बात मुझे कहनी है और इसका एक सीधा-सा उदाहरण ये है कि जब बाजी बना रहे थे, तो उसके जो लेखक बलराज साहनी थे, उनके साथ उनके बड़े डिफरेंसेस थे। बलराज साहनी चाह रहे थे कि वो लेफ्टिस्ट थे, उनको लग रहा था कि उनकी फ़िल्मों में उस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्क्रिप्ट को एकदम जैसे उन्होंने लिखा था वैसे करा जाना चाहिए। जबकि ये ज्ञान मुखर्जी स्कूल ऑफ थॉट के थे, जिसमें कि गानों को ज़्यादा महत्व देना है, कमर्शियली उसको वायबल बनाना है। तो ये टेंशन उस वक़्त भी था जब वो बाजी बना रहे थे। तो ये हमको समझना चाहिए कि हम लोग जब उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज़ आर्टिस्टिक सेल्फ। ये एक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात लगती है और ये ऑल थ्रू रहा है। मुझे हाँ, ये एक बहुत बात बात है वाकई। हाँ, क्योंकि ये जो संजीत जी जो बोल रहे थे, वो जो शिफ्ट है, उस शिफ्ट के पीछे बहुत कुछ है। मैं इसलिए कहता हूँ कि गुरुदत्त को ध्यान से देखा जाना चाहिए। क्योंकि वो जो सब लोग ये समझते हैं कि कागज के फूल में जो है वो वहीदा रहमान जो है उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसके कई सीक्वेंस ऐसे हैं जिसमें कि वो जो दत्त है, गीता दत्त की बात उसमें कही जा रही है। वो जो सीन आप बता रहे थे कि वो जो वो हाँ, सच संवर के आती है तो कहती कि मैं तो चाह रहा था सादगी को और तुम यहाँ सच संवर के आ गई, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं समझता हूँ, ये सब बातें वहाँ आती हैं। एक बात जो छूट जाती है गुरुदत्त के साथ बात में, उनका जो गीता दत्त से टेंशन है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मामला है और गुरुदत्त गीता दत्त को छोड़ना नहीं चाहते थे और उनको मनाने के लिए बैरूत बुलाते हैं और फिर बाद में गौरी नामक फ़िल्म बनाते हैं, जिसका सीधा लिंक जो है हम आप देख सकते हैं कागज के फूल में के उस सीन से भी है। तो ये जो भारतीय पढ़े-लिखे लोगों का जो ये बंगाली संस्करण है, जिसमें वो आइडियलिज़्म भी देखता हूँ, रेडिकलिज़्म भी देखता हूँ और स्त्री के प्रति एक दुचित्तापन, ये जो दुचित्तापन जी। है, वो स्ट्रॉन्ग वुमन को जीवन में बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन जब वो लिखेंगे या फ़िल्म बनाएँगे, तो उनमें स्ट्रॉन्ग वुमन दिखाई देगा और अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है। मैं इसको संजीत जी आपके पास आता हूँ। ये एक तो आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी, क्योंकि हम समय से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप और पराग साहब दोनों अपनी बात संक्षेप में रखें। तो संक्षेप में गुरुदत्त की जो ये फिल्मों की बात हुई और जो अभी मैथिली जी ने और हितेंद्र जी ने बात कही, उसमें अगर आपको जोड़ना चाहें तो। नहीं, बस मैं 2 ही चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ, हितेन जी की बात से नहीं, लेकिन जनरली एक मुझे परख जी की बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने नेहरूवियन बैकग्राउंड से जोड़ी गई। लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने भी पूरा दिलीप कुमार का बायोग्राफी उसी हिसाब से किया है
और देखिए हमेशा जो शिवाजी ने भी कहा कि कोई वर्क ऑफ आर्ट है वो मिलियू के बाहर नहीं जा सकती, तो मिलियू जिस मिलियू में वो आर्ट फॉर्म पनपता है उसको मिलियू को लेके ही करना पड़ता है। और वही मैं एक अलग अंदाज से बोल रहा था कि जब एक फिल्म बनती है, हॉलीवुड में बने या बॉलीवुड में बने या कहीं भी मेन स्ट्रीम सिनेमा की फिल्म बनती है, तो उस पर बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, एक आदमी की देन नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से वो फिल्म बनती है। इसलिए किसी डायरेक्टर को ऑथर बोलना या ऑथर की भाई यही बना सके और कुछ नहीं। मैं आपको मनी कॉल का किस्सा बताता हूँ कि एक सेमिनार बोल रहा था मनी कॉल, तो मनी ने कहा कि देखो अ फिल्म इज मेड बाय एक्सीडेंट, जो हम लोग जो बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सो मेनी पीपल, मनी ने कहा इट इज मेड बाय एक्सीडेंट्स। कभी कभी कुछ बातें बन जाती हैं, कुछ बातें हो जाती हैं जो डायरेक्टर भी नहीं सोच सकता था, उसको इंक्लूड करनी पड़ती है। सो इट इट अक्वायर्स अ फॉर्म ऑफ इट्स ओन। तो मनी कॉल तो मेरे ख्याल से सबसे द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक फिल्म मेकर इन इंडियन सिनेमा रहा होगा। वो भी मानता है कि मेरा पूरा कंट्रोल नहीं रहता है फिल्म में, मुझे बहुत बार सुनना पड़ता है। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात बस यही है कि जो हम लोगों ने कहा ऑटोबायोग्राफिकल, तो वैसे ही ये दो कहानियां जोड़ के प्यासा बनी। प्यासा फ्लॉप होने के बाद जो भी उनके अनुभव रहे वो उन्होंने कागज के फूल में डाल दिया कि जो उन्होंने भुगता, इसलिए क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैं इन लोगों से बहुत बात कर चुका हूँ, तो वो लोगों ने जो किस्से बताए वो सब मुझे कागज के फूल में दिखते हैं। जो बैकग्राउंड में जो लोग बात करते थे, जो उनके यूनिट मेंबर्स बोलते थे कि ये हुआ, वो इनके कागज के फूल में नजर आता है। इसलिए मैंने कहा कि ये तो ऑटोबायोग्राफी है। साहिब बीबी और गुलाम अमिताभ जी। जी 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 बहुत शुक्रिया संजीव जी। पारक साहब आपकी अंतिम टिप्पणी संक्षेप में। संक्षेप में ही बातें तो बहुत थी, लेकिन चूंकि स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर ज्यादा टिप्पणी हो रही है तो उसी पर मैं अपनी बात कहता हूँ। दो तरह के स्त्री कैरेक्टर हैं उनके यहाँ इन तीन फिल्मों में। एक है छोटी बहू साहब बीबी और गुलाम की, दूसरी गुलाबो, और तीसरी जो है शांति। और दूसरे तीन कैरेक्टर और हैं। एक है मीना प्यासा में जो बाला सिन्हा ने किया, दूसरे जो है कागज के फूल में उसकी पत्नी, नाम मुझे याद नहीं, जो कैरेक्टर मीना ने किया है, और तीसरी जबा जो वहीदा रहमान ने साहब बीबी और गुलाम में किया। आप देखेंगे कि ये जो तीन कैरेक्टर हैं जो पत्नी के रूप में है, पत्नी या प्रेमिका के रूप में है, ये तीनों के अपोजिट दूसरे हैं। जो दूसरे हैं उनके जीवन ट्रेजिक है, वो एक तरह से समाज से या तो प्रताड़ित है या समाज के हाशिए पर है। और जो बाकी तीन हैं इसमें जबा को छोड़ दें तो बाकी दो जो हैं वो एक तरह से कहना चाहिए कि उसकी आदर्श स्त्रियां नहीं है, इसलिए उनका जो चित्रण किया गया है वो बहुत सहानुभूतिपूर्ण नहीं है, चाहे वो प्यासा का हो चाहे कागज के फूल का हो। लेकिन इसमें जो जबा है वो सबसे महत्वपूर्ण इन पांचों कैरेक्टर से। जबा जो है वह स्त्री है जो गुरुदत्त एक तरह से अंत में खोज लेते हैं कि यह वह स्त्री है जो एक कलाकार की भी जीवन साथी बन सकती है, और एक मध्य वर्ग की वह स्त्री जो आधुनिक है, जो समझदार है। आप देखेंगे कि पांचों स्त्रियों से वो आगे है। हम आमतौर पर चर्चा करते हुए जबा को भूल जाते हैं, जबकि जबा भी गुरुदत्त की ही देन है। बिल्कुल ठीक बात है आपने कही, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसी नोट पर हम आज की बातचीत को खत्म करते हैं। ये जो गुरुदत्त पर जो बातचीत का सिलसिला था, ये उस कड़ी का हिस्सा है जो हम गुरुदत्त की जन्म शताब्दी के सिलसिले में हमने बातचीत शुरू की है। और इससे पहले हमने पिछले हफ्ते, आपको याद होगा, हमने जब हम बात कर रहे थे जितने बड़े बड़े हमारे फिल्मकार हैं तो उनकी जन्म शताब्दियों के मौके पर उनको याद करते रहना इस एक तरीके से उनके सिनेमा के जरिए, उनकी फिल्मों के जरिए दर्शकों को कहीं ना कहीं उनकी सेंसिबिलिटीज को एक तरीके से एनरिच करने का काम है, और आपको सिनेमा के बारे में नए नए पहलुओं से कुछ चीजें
जानने को मिले, ये हमारा प्रयास रहता है। इसी कड़ी में हमने गुरुदत्त पर बात की और आगे भी हम जो है ऐसे जितने भी बड़े फिल्मकार हैं या जिनको लेकर के चर्चाएं होती रहती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आज की बातचीत के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बातचीत को बहुत सब्र के साथ देखा, सुना। फिर हम किसी नए विषय के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।